नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब 80 दिन से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। बिहार में भी बहुत ही गहमागहमी है। सियासी गहमागहमी इतनी तेज है कि हर कोई अपनी ओर से अलग अलग सीटों पर अलग अलग दावेदारी पेश कर रहा है। तो ऐसे ही इन दावेदारी के बीच सबके अपने अपने अंदाज हैं, सबके अपने अपने तेवर हैं, सबके अपनी अपनी राय है। तो बिहार में हम आज बात करेंगे बारी बारी से कि आज हम शुरुआत करेंगे वैशाली सीट से। अन्य सीटों की बात हम बाद में करेंगे कि बाकी सीटों पे क्या हो रहा है, लेकिन आज जो सबसे चर्चा का है वो वैशाली है। वैशाली में क्या होने जा रहा है, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, राजनीतिक बयानबाजी क्या है और कैंडिडेट अपने आप को कौन घोषित कर रहे हैं, पार्टी किसे घोषित कर रहा है, एनडीए अपना उम्मीदवार किसे बनाएगा या महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इन पर चर्चा होगी। तो हम चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अभी तक ना एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ना ही महागठबंधन ने कोई अपना उम्मीदवार वैशाली सीट पर घोषित किया है। तो ऐसे में लोग अपने मन से बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें दम होता है। तो हम आज बात करेंगे एनडीए से उम्मीदवार वैशाली में वीणा देवी ने एक मंच पर यह ऐलान किया है, अपने पति जो एमएलसी हैं उनके साथ, दिनेश सिंह के साथ उन्होंने एक मंच से ऐलान किया है कि वह एनडीए की उम्मीदवार वैशाली से हैं। अब उन्हें वैशाली की जनता को वीणा देवी को जिताना है, ऐसा हो गया है। ऐसे में महागठबंधन में रघुवंश प्रसाद सिंह की दावेदारी भी है। तो यह दिलचस्प कितना होगा और आंकड़े क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है और अभी स्थिति क्या है, हम बात करेंगे अपने साथी हेमंत कुमार से। सर, सबसे पहले बात, वीणा देवी का अचानक से ऐलान कैसे? रंजीत, वैशाली की चर्चा आप कर रहे हैं। एक बड़ी खबर वैशाली से आई है कि वीणा देवी ने अपने पति दिनेश सिंह के साथ, जो जदयू के एमएलसी हैं स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार से, उन दोनों ने मिलकर के आज वहां घोषणा की कि वीणा देवी एनडीए की उम्मीदवार होंगी और उन्होंने लोगों से आशीर्वाद भी मांगा। मैं बताऊं कि ये बिहार में यह दूसरी घटना है कि जब किसी गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने अपनी ओर से घोषणा कर दी है कि मैं उम्मीदवार बन रहा हूं या बन रही हूं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अनंत सिंह ने मुंगेर से यह अनाउंस किया है कि वह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन से टिकट न मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ जाएंगे और उन्होंने अपना रोड शो भी किया है। उनके मेगा रोड शो की चर्चा है। और इसी बीच आज वैशाली से बड़ी खबर आई है कि वीणा देवी वहां से एनडीए की उम्मीदवार होंगी और उन्होंने इसकी घोषणा खुद की है। उनके पति ने भी इसकी पुष्टि की और खुद मौजूद थे वहां पर। तो ये माना जा रहा है कि वीणा देवी को टिकट मिलना तय है। किस दल से उम्मीदवार होंगी ये इसकी घोषणा वहां नहीं हुई है, लेकिन ये पक्का हो गया है कि वह एलजेपी से वैशाली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार होने जा रही हैं। और इसके लिए आज वैशाली संसदीय क्षेत्र का एक सेगमेंट है पारू विधानसभा क्षेत्र, उसके पारू विधानसभा क्षेत्र में एक सरैया प्रखंड है। उस प्रखंड के मधुबन गांव में एक मंच सजाया गया और वहां पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वीणा देवी और दिनेश सिंह ने सभा में यह ऐलान किया कि वीणा देवी यहां से एनडीए की उम्मीदवार होंगी और हरी झंडी मिल गई है। और वीणा देवी ने अपने भाषण में ये कहा कि अब तक वैशाली से मात्र 2 लोग स्थानीय जो हैं वो लोकसभा गए हैं। उसमें एक उषा सिन्हा और दूसरे शिवशरण सिंह जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उनका कहना था कि अब लोकल आदमी को जिताइए, वो वहां उसी क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा कि बहू मैं हूं यहाँ की और आपके मान सम्मान की मैंने रक्षा की है, अब आप मेरी लाज आप लोग रखिए। ये एक तरह का उन्होंने वहां पर आह्वान किया है। तो वीणा देवी बीजेपी की पूर्व विधायक रही हैं। हाँ, गायघाट से वो विधायक थी। तो ऐसे में क्या लोजपा से उम्मीदवारी की बात? हाँ, लोजपा से उम्मीदवारी की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां से रामा सिंह को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। ये विश्वस्त
जानकारी है यह हमारे पास। और रमा सिंह के बारे में चर्चा है कि वो शायद महागठबंधन से टिकट चाह रहे हैं और किसी दूसरे क्षेत्र से जाएंगे। तो वहां लोजपा का टिकट इनको मिलना तय है। वो बीजेपी में है, लेकिन लोजपा वाली सीट पर मतलब बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, कुछ इस तरह से है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तालमेल है एनडीए के भीतर में। वो पिछली बार भी जब वो बीजेपी से गायघाट से विधायक बनी थी, उस दौरान भी वह सीट, गायघाट की सीट, उस समय बीजेपी के कोटे में चली गई थी सीट वह। इस वजह से इनको ट्रांसफर करके बीजेपी में डाल करके फिर वहां से लड़ाया गया था और वो जीती भी थी। तो ये इस बार भी दिनेश सिंह का मुजफ्फरपुर की राजनीति में काफी उनकी पकड़ है और वो लगातार 3 बार से एमएलसी होते रहे स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार से। जिला परिषद की राजनीति पर उनका दबदबा है और जिला परिषद की राजनीति के जरिए वो मुजफ्फरपुर के जिले की राजनीति को भी साधते हैं। तो मुजफ्फरपुर की राजनीति में उनकी पकड़ है और इस पकड़ का ही नतीजा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को आज मैदान में उतारा और एक तरफा ऐलान किया बिना किसी पार्टी। तो चेहरा कौन होंगे? वीणा देवी ही वहां लड़ेंगी। वो ठीक है, जनाधार की बात आप कर रहे हैं, तो जनाधार जिसने आपने कहा दिनेश सिंह का जनाधार है वहां पर। हाँ। तो वीणा देवी को उसका फायदा मिलेगा या उनका अपना वोट बैंक वहां है? नहीं, निश्चित रूप से अब भारतीय समाज में पति पत्नी का जो राजनीति में जिस तरह का ये है, उसमें तो वो पति के वोट बैंक है उनका वहां पर। वो बीणा देवी की एक और उनके साथ ये है कि वो जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं, उपाध्यक्ष भी रही हैं। यानी कि 2001 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो जब मुजफ्फरपुर जिला परिषद की पहली अध्यक्ष वही बनी थी। बाद में अध्यक्ष का पद जब आरक्षित हो गया तो उनको उपाध्यक्ष के रूप में वहां पर उन्होंने जितवाया दिनेश सिंह ने। और अभी दिनेश सिंह की बहू वहां जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं। तो जिला परिषद की राजनीति में उनकी पूरी पकड़ है, उनके वो जो चाहते हैं वही होता है। तो कुल मिलाकर ये समझे कि एनडीए में मतलब कंफ्यूजन नहीं है, आपसी सहमति है वीणा देवी को लेकर के, कोई खटपट इसमें अब नहीं दिख रहा। हाँ, बिल्कुल ये सहमति ये बनी हुई है। लेकिन इसके पीछे कुछ और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफी रोचक है। सबसे पहली बात तो ये है कि दिनेश सिंह की जो राजनीतिक हैसियत आज है उसके पीछे कहीं न कहीं रघुवंश बाबू का देन है। रघुवंश बाबू पहले उन्हीं के यहाँ रहते भी थे और रघुवंश बाबू के सानिध्य में ही दिनेश सिंह ने राजनीति में इतनी ऊंचाई हासिल की। और दूसरी बात यह है कि वहां जब ये वीणा देवी की दावेदारी सामने आ गई है तो कई लोग जो वहां लोकल दावेदार माने जा रहे थे, जैसे कि वहां पारू विधानसभा क्षेत्र से अशोक सिंह विधायक हैं बीजेपी के, वो भी अपने आप को दावेदार कह रहे थे। दूसरी ओर बसावन भगत जो पहले लालू सरकार में मंत्री हुआ करते थे, इन दिनों बीजेपी में है, वो भी दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन इनके आ जाने से मैदान में एक तरफा ऐलान करने से, तो इन्होंने जो एक तरफा ऐलान किया है उसको आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं हाँ, इन लोगों ने कहा भी है कि हमको हरी झंडी मिल गई है, तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ये मैदान में आए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इनको सिग्नल मिल गया है और इसलिए ये आए हैं, सीरियस उम्मीदवार हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है, वह यह है कि इनके आ जाने से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अब तक माने जा रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह पिछली बार भी लड़े थे, तो उनकी दावेदारी को लेकर के महागठबंधन को मैं समझता हूं, मैं जितना जानता हूं कि उनकी दावेदारी को लेकर के अब महागठबंधन में हो सकता है कि पुनर्विचार हो। क्योंकि पिछली बार रामा किशोर सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और ये आरजेडी के उम्मीदवार थे रघुवंश प्रसाद सिंह। तो 2 राजपूत उम्मीदवार आमने सामने थे और उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे जो उम्मीदवार थे जदयू के विजय सहनी, उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोट काटा था। तो आज की तारीख में अगर वीणा देवी वहां पर उनकी उम्मीदवारी कंफर्म हो जाती है, जैसा कि जो 99% लग रहा है कि होना ही है, तो उसका अर्थ ये है कि दूसरे पक्ष को, महागठबंधन को अपने उम्मीदवारी पर, तो रघुवंश प्रसाद खास करके एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो 10% आरक्षण वाला मामला है, सवर्ण आरक्षण का जो मसला है, उसकी वजह से एक तरह का जो पोलराइजेशन होगा, उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह कितना वहां कंफर्टेबल महसूस करेंगे। 2 राजपूत उम्मीदवारों की अगर लड़ाई होगी तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि वहां महागठबंधन को पुनर्विचार करना होगा कि वह
रघुवंश प्रसाद सिंह को उतारे, उनके बीना देवी के कहीं न मुकाबले कहीं अगर इशारे में समझे तो रघुवंश प्रसाद सिंह सवर्ण आरक्षण के पक्ष में दिखाई देते हैं। उनकी जो बयानबाजी है वो कहीं न कहीं सवर्ण आरक्षण को सपोर्ट करती दिख रही है। ऐसे में महागठबंधन के उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह वहां कितना भारी पड़ेंगे, ये सवाल तो है। हाँ, ये इसलिए या वीणा देवी कमजोर पड़ेंगी? नहीं, आपने सही सवाल किया। दोनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं। आपने जो कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया पार्टी लाइन से अलग जाकर के, तो आपने देखा हो कि आरजेडी अकेली पार्टी है जिसने वहां विरोध किया, इसका विरोध में वोट भी डाला। उसके जो राज्यसभा के मेंबर हैं मनोज झा, उन्होंने वहां पर इसके विरोध में भाषण भी दिया। बहुत ऐतिहासिक भाषण था उनका, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो पोजीशन लिया, तो वो उस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए वहां अगले वोटरों को उनको एड्रेस करना है, तो इस लिहाज से उन्होंने ये किया। एक काम उन्होंने और भी किया। आप जानते हो कि जो पारू के बगल में जो लोग वैशाली संसदीय क्षेत्र का जो ही हिस्सा है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, वहां के एक पूर्व विधायक राजू सिंह जो दिल्ली में फायरिंग वाले में वो इन दिनों जेल में है, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने एक चिट्ठी भी राजनाथ सिंह को, रघुवंश प्रसाद सिंह ने चिट्ठी भी लिखी है। तो इससे ये क्षेत्र में चर्चा है कि इन्होंने पोजीशन लिया वोटरों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जब हम इस पोजीशन को पर जब खड़े होंगे तो जो सवर्ण वोट है, जो अग्रम वोट है, वो हमारी ओर आकर्षित होगा। तो सर, इसमें हम एक बात जानना चाहेंगे कि आपका एक इंटरनल सर्वे आप खुद करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान क्या करता है? रघुवंश प्रसाद सिंह दूसरे सीट की तलाश करेंगे या पीछे हटेंगे या अड़ेंगे? पिछले दिनों रघुवंश सिंह का एक बयान मैंने एक टीवी चैनल पर देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी मुझे जहां से टिकट देगी वहां से मैं लड़ूंगा। तो ये पहली बार वो ऐसा कहते हुए सुने गए। तो कहीं न कहीं से मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में ये डबल ये थिंकिंग है, दो तरह की बातें सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि वो क्षेत्र बदले, या यहाँ महागठबंधन अपना उम्मीदवार बदलेगा तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, एक बात, क्योंकि आज की तारीख में वहां पर दो राजपूत उम्मीदवारों का टकराव अगर होता है, दो आमने सामने अगर होते हैं, तो कहीं न कहीं से ये महागठबंधन को अपने उम्मीदवार को लेकर के पुनर्विचार करना पड़ेगा कि किसको क्षेत्र में उतारा जाए जो मुकाबले में हो और चुनाव जीते। अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो रघुवंश प्रसाद सिंह से उनके जो बिहेवियर है, उनका जो बोलने का अंदाज है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बयान देते हैं, इससे तो राजद आला कमान भी कहीं न कहीं खुश तो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर रघुवंश प्रसाद सिंह अपना नजरिया बदलते हैं, वैशाली सीट को लेकर के कहीं और जाना चाहे, तो क्या पार्टी उनको वहीं से लड़ना चाहेगी या दूसरे सीट देने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि ऐसा है तो, क्योंकि विरोधाभास उनके बयान में रहता है, ऐसे आलाकमान खुश नहीं दिखता है, कई बार ऐसा हो भी चुका है। देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि आरजेडी ने जो लाइन लिया है वो यूं ही नहीं लिया है। उसके सामने जो वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की धारा की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में आज की बदली हुई परिस्थिति में ये आरजेडी की जो लाइन है वह लाइन बदलने नहीं जा रही है। रघुवंश बाबू जो कुछ कह रहे हैं वो पार्टी लाइन के विपरीत है, तो उनके कहने से पार्टी अपना लाइन नहीं बदलने जा रही। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर बहुत मंथन होगा तो हो सकता है कि उनको अपना सीट बदलना पड़े, महागठबंधन उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। शिवहर हो सकता है कि उनको भेज दिया जाए, शिवहर उनका लोकल ये भी है, इसलिए तो मुझे लग रहा है कि ये वहां वैशाली में आज वीणा देवी और दिनेश सिंह का मैदान में उतरना और एक तरफा अनाउंस करना, ये कहीं न कहीं से इस बात को है कि महागठबंधन के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि वह किस उम्मीदवार को मैदान में उतारे, रघुवंश सिंह को उतारे या उनका कोई विकल्प सामने लेकर के आए। तो अभी आप समझ रहे थे कि वैशाली की सीट पर समीकरण क्या है और वहां पे हालत क्या है, सिचुएशंस क्या है।
पॉलिटिकल एंगल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित की अपनी राय है, वहां जो विश्लेषण होता है उसके अनुसार दो राजपूतों का टकराव वहां पर होने जा रहा है। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह क्या करेंगे ये इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एनडीए की ओर से भी कोई ऑफिशियल घोषणा इस बात की नहीं है। हालांकि वीणा देवी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए से ही लड़ेगी और वैशाली की जनता को उनकी लाज बचाए रखनी है, उन्हें वहां से जिताना है। बहरहाल होगा क्या, इसका इंतजार सबको है। तब तक बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए biporprint.in के साथ। हम आपको आगे भी अपडेट्स अनेक सीटों के, अलग अलग सीटों के देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।